जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कूलाम नियम पर, कूलाम्स लॉ पर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले अपन आवेश के बारे में बात की थी और ये भी बताया था कि दो आवेश जो सहजाती हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है वो कितना लगता है, उसका मान क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और ये कब बढ़ता है, कब घटता है, किस पर डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए कूलाम ने नियम दिया जिसे कूलाम नियम कहते हैं। ठीक, अब उस नियम के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सपोज ये आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज मान लेते हैं अपन क्या है, R। ठीक है, दो आवेश Q1 Q2। अब ये दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं और प्लस माइनस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों प्रतिकर्षित होंगे एक दूसरे से। ये इस पर बल लगेगा इस साइड और ये इस पर बल लगाएगा इस साइड। अब वो बल का परिमाण क्या होगा वो जानना चाहते हैं अपन, किस पर डिपेंड करेगा, कब बढ़ेगा और कब घटेगा। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले अपन थोड़ा याद करें, 11th क्लास में हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ा था। ठीक, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण, उसके लिए न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन का नियम। उसका फॉर्मूला क्या था? F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। जहाँ पर दो द्रव्यमान थे m1 और m2 और बीच की डिस्टेंस थी r। तो दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ये, जहाँ पर G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 और m2 दोनों के द्रव्यमान और अपॉन r स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी। तो इसी से इंस्पायर होकर इसी की कॉपी है कूलाम का नियम, सेम वैसा ही है, बस यहाँ चेंज हो जाएगा Q1 और Q2 और कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कूलाम ने क्या देखा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल या कह दो कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल, वो बल डिपेंड करता है दोनों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के, है ना। मतलब इसको अगर आप 1 लें और इसका जो मान ले वो ले, मान लें 2 कूलम और इसका मान लें 3 कूलम, तो जो बल आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 6 न्यूटन। ठीक, और अगर इसको 4 लें, इसको मान लो 5 लें, तो बल आएगा, जो फोर्स आएगा इन दोनों के बीच वो आएगा 20 न्यूटन। इसका मतलब जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट दोनों का वैल्यू बढ़ेगी तो इस फोर्स का मान भी बढ़ेगा। ठीक, ये तो हो गई एक बात। तो इस वाले कंसेप्ट में हमने दूरी सेम रखी थी और इनके मान बढ़ाए थे। अब अपन क्या करेंगे, इनके मान सेम रखेंगे, ये भी 1 ले लिया मान लो, और शुरुआत में इसको भी 1 लेते हैं सपोज। तब हमें बल मिला F1 = 1 न्यूटन। ठीक, अब मैं इन दोनों को एक ही रख रहा हूँ और मैं दूरी बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने दूरी क्या कर दी? 2। ठीक है, R = 2। तब मुझे F2 मिला 1/4 न्यूटन। ठीक है, मैं ट्राई करके देख रहा हूँ कि दूरी बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मुझे ये मिल रहा है। फिर मैंने R = 3 रखा, इनकी दूरी बढ़ा रहा हूँ मैं, पहले 1 थी, फिर 2 की, फिर 3 की, तो F3 मिलेगा 1/9 न्यूटन। एक और करते हैं, R = 4, दूरी और बढ़ा दी,
तो F4 मिला 1/60 न्यूटन 16। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो जब 1 था तो 1 न्यूटन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/1। R इज इक्वल टू 2 मीटर किया तो फोर्स 1/4 हो गया, 3 क्या 1/9 हो गया, 4 क्या 1/16 हो गया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है, और फोर्स भी किस प्रकार कम हो रहा है, इस R के स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। या देखो 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लिया तो 9, 4 लिया तो 16। तो इसका मतलब जब आप दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स जो बल है वो कम होगा, और वो भी किस ऑर्डर में, R स्क्वायर के ऑर्डर में कम होगा, है ना। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, ये हो, इसको लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं अपन 4 का स्क्वायर, है ना। मतलब किसके स्क्वायर है, R के स्क्वायर है, R, है ना। तो इस ऑर्डर में वो क्या हो रहा है, बल कम हो रहा है। तो सेकेंड रिजल्ट निकला कि F विद क्रमानुपाती है 1/R²। के डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, किस ऑर्डर में, R² के ऑर्डर में। ठीक, तो सेकेंड रिजल्ट हो गया ये नंबर 2, समझ गए। तो अब इन दोनों को कंबाइन लिखो, साथ में लिखो, तो क्या इक्वेशन 1 और 2। तो F कंबाइन लिखने पर क्या होगा, F समानुपाती है Q1 Q2 के, और वृत्त समानुपाती है R² के। दोनों को कंबाइन लिख दिया। अब अपन जानते हैं इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आप K को बोलेंगे आप क्या, कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट। ठीक है, इसके समानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं, और क्योंकि ये कूलाम के नियम में इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए कूलाम नियतांक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है K इज इक्वल टू 1/4πε0, है ना। इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। और इसको जब 1/4πε0 रखकर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। और मात्रक आप निकाल सकते हैं यहाँ से K का। क्या करना है, K को यहीं रखना है, F को भी यहीं रखना है, R² को आप यहाँ भेजो तो उसके गुणा में आ जाएगा, और Q1 Q2 को नीचे भेजो तो समीकरण क्या बनेगी, यहाँ से मिलेगा आपको F R² अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू K। देखो R² को इसके साथ भेज दिया, Q1 Q2 को भी यहाँ भेज दिया, और यहाँ बच गया K। और K की आपको यूनिट चाहिए, तो यूनिट बल का मात्रक क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, R डिस्टेंस है और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। फिर Q1 आवेश का मात्रक की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो कूलाम, और इसका भी कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कूलाम नियतांक का मान। और ये जो मान है वो किसके लिए है, ये है निर्वात के लिए, निर्वात या हवा वायु के लिए है ये। ठीक है, अब इसका मान माध्यम बदलने पर बदलता है। ये जो K है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर। और सेकंड है मात्रक पद्धति पर भी ये निर्भर करता है। माध्यम बदलने पर K का मान बदलेगा और मात्रक पद्धति बदलने पर भी K का मान बदलेगा। तो ये जो अपने मान लिखा है वो है SI पद्धति में, SI सिस्टम में है ये मान। ठीक है, अब K का मान कब बदलता है, तो यहां ध्यान दो, K के जो सूत्र में 1
वैल्यू है, संख्या है, 4 ये भी संख्या है, नंबर है, पाई ये भी नंबर है। तो एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन ये बदलने वाली क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन बदलेगा तो के बदलेगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस सिंबल को बोलेंगे एप्सिलॉन और ये जो जीरो लगा हुआ है इसको बोलेंगे नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसे माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता, और इसको कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या कहेंगे इसको? इसे माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी कहते हैं। और जो एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है ये निर्वात के लिए है। क्या है? निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो होती है 8 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पर इसकी भी यूनिट लिखनी है, तो यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? तो अब देखो के की यूनिट ये है, ठीक, और एप्सिलॉन के सूत्र में नीचे है, तो जो एप्सिलॉन ऊपर आएगा जब इसकी यूनिट लिखेंगे तो जो यूनिट के की है वो जब एप्सिलॉन की लिखेंगे तो उसकी रिवर्स हो जाएगी, है ना। आप इसको करके देखना, जब के की यूनिट ये है तो आप एप्सिलॉन की यूनिट निकालना तो वो इसकी इन्वर्स आएगी, उल्टा आएगी, तो एप्सिलॉन की यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर इज लगाए ऊपर और ये आ जाएंगे नीचे अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा किसके लिए? वैल्यू निर्वात के लिए। तो इसे कहेंगे आप विद्युतशीलता, परमिटिविटी। तो अब बात आती है कि जो आपने बोला कि निर्भर करता है माध्यम पर और मात्रक पद्धति पर, तो अभी केवल अपन माध्यम पर, मीडियम पर बात करेंगे। मात्रक अपन चेंज नहीं करेंगे, मात्रक यही रखेंगे। मीडियम चेंज होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो अब के चेंज होगा कब? जब एप्सिलॉन चेंज होगा। एप्सिलॉन तो निर्वात के लिए वैल्यू है, और अगर कोई माध्यम अपन ले लें, दूसरा माध्यम ले लें, तो उसका जो मान आएगा वो इस मान से अधिक आएगा, इस मान से अधिक आएगा। तो इस मान से अधिक आएगा तो अधिक मान आप यहाँ रखोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी? कम। समझ में आ रहा है ना? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि निर्वात की जगह कोई दूसरा माध्यम ले लिया, ठीक, तो उसके लिए विद्युतशीलता का मान इससे अधिक आएगा। तो वो मान जब मैं यहाँ रखूँगा अधिक, तो के की वैल्यू इससे क्या आएगी? कम। और के की वैल्यू कम यहाँ रखूँगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। तो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम अपन रखें, दो आवेशों के बीच अभी तो क्या है? निर्वात, और दूसरा माध्यम रखें तो बल क्या होगा? कम। ठीक है, अभी उसके बाद में चर्चा करेंगे अपन। तो ये होगी एप्सिलॉन नॉट की बात, है ना। तो अब इस सूत्र को अपन के मान रखकर कैसे लिख सकते हैं? तो ये देखो सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये सूत्र हुआ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम बल या विद्युत बल का फॉर्मूला है। और कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब ये दोनों आवेश किस माध्यम में रखे हुए हैं, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम कौन सा है? वो माध्यम है निर्वात या हवा, तब ये बल लगेगा। ठीक है, अन्य माध्यम के लिए क्या लिखें? तो अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू FM लिख देते हैं उसको, FM मीडियम, ठीक, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मैं सिंपल इसको एप्सिलॉन लिख रहा हूँ। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट किसके लिए रिजर्व है? निर्वात या हवा के लिए, ठीक, एप्सिलॉन Q1 Q2 ये एज इट इज अपॉन R स्क्वायर।
तो ये निर्वात के लिए सूत्र हो जाएगा और ये अन्य माध्यम के लिए। तो अन्य माध्यम के लिए परमिटिविटी ये हो जाएगी। समझ गया? तो ये है कूलाम का नियम और हमें इस सूत्र पे ध्यान देना है, ये फॉर्मूले आएंगे। तो रिजल्ट क्या निकला आप यहाँ से वापस देख सकते हैं। कूलाम का नियम क्या कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, और उस बल में दोनों आ जाएंगे, प्रतिकर्षण भी और आकर्षण भी। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा कूलाम का नियम। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं माध्यम पर, है ना। ये बताया आपने कि के माध्यम पर डिपेंड करता है और के कब बदलेगा, जब क्या बदलेगा, एप्सिलॉन बदलेगा, मतलब विद्युतशीलता बदलेगी, परमिटिविटी बदलेगी, तब ये मान चेंज होगा, उससे बल का मान क्या होगा, कम। तो उस पर बात करते हैं। अब यहाँ देखिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। अभी मान लिया ये निर्वात में है, क्या है, निर्वात में, तब बल ये लग रहा है इसके ऊपर। अब मान लो उस निर्वात की जगह कोई दूसरा माध्यम ले लिया, तो उस बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, उस बल का मान क्या हो जाएगा, कम। अब चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन सी है, तो वो क्वांटिटी है K, और K में भी कौन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। K किससे बदलने पर बदल रहा है, इसके बदलने पर बदल रहा है ना, मतलब एप्सिलॉन और तो निर्वात के लिए होगी, तो इसके बदलने पर बदल रहा है। तो ये माध्यम की एक प्रॉपर्टी हो गई, एक गुण हो गया, जिसे आप क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता, परमिटिविटी। तो इसको आप समझिए ये क्या है। तो ध्यान देना, जैसे मान लो दो आवेश है, ये Q1 और ये Q2, यहाँ से लाइनें निकल रही है जो एक दूसरे पर क्या लगा रही है, फोर्स। आगे पढ़ेंगे अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो उसको आप पहले समझ लें क्या, ये Q1 और ये Q2, इससे 10 लाइनें यहाँ जा रही है और 10 लाइनें इससे यहाँ जा रही है, दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। बीच में मान लो क्या है, निर्वात। ठीक, अब क्या किया, 10 लाइनों में से एक लाइन ने, निर्वात ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर परमिट कर लिया। ये सब समझ आ रहा है, परमिटिविटी, है ना। तो 10 लाइनें गुजर रही थी, बल लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी एक दूसरे पर, उसमें से निर्वात ने एक लाइन को अपने अंदर संभाल लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, परमिट कर लिया। तो अब कितनी लाइनें फोर्स लगा रही है, 9 लाइनें, है ना। तो अब हम कहेंगे कि उस माध्यम की परमिटिविटी क्या है, 1। कितनी लाइनों को एब्जॉर्ब किया, एक लाइन को, तो उसकी परमिटिविटी क्या हो गई, 1। ठीक है, अब क्या किया, उस माध्यम को हटाकर बीच में रख दिया कांच, ये दो आवेश और बीच में रख दिया कांच। अब यहाँ से 10 लाइनें जा रही है, यहाँ से भी 10 लाइनें जा रही है, एक दूसरे पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। लेकिन कांच रख देने से क्या हुआ कि 5 लाइनों को उसने अपने अंदर क्या कर दिया, परमिट कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। तो अब कितनी लाइनें फोर्स लगा रही है एक दूसरे पर, 5 लाइनें, है ना। तो तब अपन कहेंगे उसकी परमिटिविटी कितनी है, 5। तो पहले निर्वात था तो 10 लाइनों में से 9 लाइनें बल लगा रही थी, बल ज़्यादा होगा। और जब कांच रख दिया तो 10 लाइनों में से 5 लाइनें ही फोर्स लगा रही है, तो बल क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसी प्रकार मैंने मान लो दोनों के बीच जल भर दिया, दोनों के बीच जल माध्यम के रूप में रख दिया। अब क्या देखा, 10 लाइनें इधर से, 10 लाइनें इधर से, जल रख देने पर क्या हुआ, 10 में से 8 लाइनें एब्जॉर्ब हो गई। जल ने उसको क्या कर दिया, अपने अंदर परमिट कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर दिया। ठीक, तो उसकी परमिटिविटी क्या हो गई, 8। तो अब कितनी लाइनें फोर्स लगा रही है, केवल 2 लाइनें, तो बल क्या हो गया, और कम हो गया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि माध्यम बदलने से, माध्यम के बदलने से बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना
वो माध्यम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना कम फोर्स लगा रहा है या जितनी लाइनों को वो अवशोषित कर रहा है, वही उसकी क्या होगी, परमिटिविटी। ऐसा समझ सकते हैं आप। एक लाइन को एब्जॉर्ब किया तो 9 लाइनें फोर्स लगा रही है, तो मैक्सिमम। कांच रखा तो 5 लाइनें ही फोर्स लगा रही है, 5 उसने अवशोषित कर ली, तो बल कम हो गया, 5 लाइनें बल लगा रही है। अब जल रख दिया तो 8 लाइनें एब्जॉर्ब हो गई, केवल दो लाइनें फोर्स लगा रही है, ठीक, तो बल और कम हो गया, है ना। तो जब निर्वात था तो अपन ने माना 1, मतलब उस समय एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, ये है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये निर्वात के लिए है। अब मान लो कांच रख दिया, कोई धातु रख दी, कोई और कोई माध्यम रख दिया, कागज़ रख दिया, हर बार माध्यम चेंज हो रहा है, तो हर बार इसके लिए वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्या, हर बार ये वैल्यू चेंज होगी क्योंकि ये बढ़ेगा। अभी 8.854 है, फिर 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, फिर 12 पॉइंट, 18 पॉइंट, इस प्रकार से हो जाएगा। तो वो इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा कि एप्सिलॉन का कितना मान बढ़ा है और जितना मान बढ़ा है उसके अनुपात में कितना बल घटा है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझ पाना, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, नई परिभाषा लिखते हैं, नई एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे अपन को अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है परावैद्युतांक, ठीक, जिसे आप बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और परावैद्युतांक को एक चीज और बोलते हैं आप आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गया, ये क्यों लाना पड़ा, अपन इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। क्योंकि निर्वात के लिए अब मैं एक वैल्यू याद रख सकते हैं, जब और माध्यम आएगा तो उस माध्यम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी और उसके अनुपात में बल कितना कम हो जाएगा, वो थोड़ा ज्ञात करना है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए आसान काम क्या करें कि हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या कह दो आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब वापस यहाँ देखो इन चीज़ों को, निर्वात के लिए क्या मिला आपको 1, इसके लिए क्या मिला आपको, कांच के लिए 5, और जल के लिए क्या मिला 8। अब यहाँ से थोड़ा आप इमेजिन करो, सोचो कि जब निर्वात था तो बल था मान लिया 1 न्यूटन, है ना, और जब कांच आया तो बल कितना गुना कम हो गया, 5, क्योंकि पहले 10 लाइनें थी, 10 में से 5 लाइनें एब्जॉर्ब कर ली, तो 5 लाइनें फोर्स लगा रही, फोर्स क्या हुआ, कम हो गया। तो पहले मान लो 1 था, फिर 1/5 हो गया, किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। जब जल रखा तो उसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में कितना हो गया, 8 गुना कम प्राप्त हुआ बल, है ना। तो किससे तुलना कर रहे हैं अपन, निर्वात से। किससे तुलना कर रहे हैं, निर्वात से, है ना। तो अपन कहेंगे कि जल रखने पर जो दोनों आवेशों के बीच बल है वो निर्वात की तुलना में 8 गुना कम प्राप्त हुआ है ना। तो तुलना किससे कर रहे हैं, निर्वात से, या कह दो अपन उसके सापेक्ष ये बात बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आप समझो कि कोई घर जिसको बोल दिया कि ये 100 फीट ऊंचा है, तो आप ठीक है, हाँ 100 फीट है, समझ पा रहे हैं थोड़ा। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि ये 100 फीट जो ऊंचा घर है उसके बारे में ये बताऊँ कि ये घर पास वाले घर से 5 गुना ऊंचा है, 5 गुना बड़ा है, तो आप थोड़ा समझ पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे कि ये घर इतना बड़ा है, मतलब किसी के सापेक्ष आपने चीज़ बता दी तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि ये बहुत बड़ा घर है। तो इसी प्रकार अपन यहाँ भी ऐसा करेंगे। तो उसके लिए वर्ड आया क्या, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसके लिए अपन इससे तुलना कर देंगे निर्वात से, है ना। तो इसके बारे में बताते हैं अभी भी।
तो परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, एप्सिलॉन आर से, और उसको अपन बताते हैं किससे, निर्वात में बल, निर्वात में बल एफ से लिखेंगे, और अपॉन माध्यम में बल उसको लिखेंगे अपन एफ एम से। मतलब पहले दोनों आवेशों को निर्वात में रखकर बल ज्ञात किया, फिर दोनों आवेशों को उस माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, उसमें रखकर बल ज्ञात किया, रख दिया। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, सूत्र रखते हैं, निर्वात में बल का सूत्र क्या था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन अन्य माध्यम में क्या बल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 पे कैंसिल, आर स्क्वायर भी कैंसिल। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला आपको, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, देखो 1/एप्सिलॉन है और यहाँ 1/एप्सिलॉन है, तो मैथमेटिकली आप जानते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो मिला एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, तो ये सूत्र आ जाएगा किसका, परावैद्युतांक का या आपेक्षिक विद्युतशीलता का। ठीक है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन तो है उस माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की परमिटिविटी। अब इसको और सॉल्व करते हैं, आगे इसका मान निकालते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको यहीं रखा मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखो इससे काम क्या आसान हुआ, काम ये आसान हुआ कि अब जो मुझे यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, ठीक, और उसको आगे जो सॉल्व करूँगा तो मुश्किल होगी, तो उससे क्या करूँ, इसकी जगह एप्सिलॉन की जगह ये रख सकता हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब फॉर्मूला होगा एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसकी जगह क्या रखना आपको, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और रिमेनिंग सेम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ क्या फ़ायदा हुआ इससे ये फ़ायदा हुआ कि इसकी वैल्यू अपन पहले से जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले से जानते हैं, क्या होती है वैल्यू, 9 × 10⁹ जानते हैं, बचा क्या, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 7 10 20 इस प्रकार से, है ना, तो वो आसान हो जाएगा। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू रख दी, फिर यहाँ रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो ये जो फॉर्मूला है ये और ये किसके लिए है, निर्वात के लिए, बची टर्म कौन सी, ये, तो यहाँ अगर 2 आया तो अपन क्या बताएंगे, अपन क्या बोलेंगे कि अभी जो बल है माध्यम चेंज करने पर वो बल निर्वात की तुलना में 2 गुना कम हो गया। अगर एप्सिलॉन आर का मान 5 आया तो हम कहेंगे कि अभी जो बल माध्यम बदलने पर आया है वो निर्वात की तुलना में 5 गुना कम है। यदि एप्सिलॉन आर का मान 100 आया तो हम कहेंगे अभी जो बल है वो निर्वात की तुलना में 100 गुना कम प्राप्त हुआ है। तो काम कितना आसान हो गया, ठीक। तो अपन तुलना कर रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं, किससे, निर्वात से तुलना कर रहे हैं, उसके सापेक्ष कुछ वैल्यू बता रहे हैं, है ना, तो इसलिए अपन कहेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। तो इसकी हेल्प से हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। तो अगर माध्यम निर्वात हो तो उसके लिए बल लिखना हो तो ये फॉर्मूला होगा, और कोई दूसरा माध्यम, अन्य माध्यम कोई भी ले लिया हो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गया। तो ये होता है कूलाम्ब बल, और कूलाम्ब बल के बाद परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता।
ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, एप्सिलॉन आर और आपसे पूछ लिया जाए एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, इनकी यूनिट बताइए आप। क्या पूछा है? एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट की क्या बताइए? यूनिट बताइए। तो आप देख पा रहे हैं एप्सिलॉन आर विमाहीन राशि है। कैसी है? विमाहीन, है ना। कहीं अगर ऐसे लिखा हो, पूछ ले कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 न्यूटन कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तो विमाहीन राशि है, विमा लगेगी नहीं इसकी, तो ये तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 2 3 4 इस प्रकार से, है ना। क्यों? क्योंकि देखो एप्सिलॉन आर में क्या आ रहा है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी विमा या इसकी यूनिट ये, इसकी यूनिट भी यही होगी, यूनिट तो सेम होगी, वैल्यू अलग होगी, तो यूनिट सेम यूनिट कट जाएगा, तो ये क्या होगी? विमाहीन राशि। लेकिन अगर सिंगल इसकी बात करें या सिंगल इसकी बात करें तो इसकी यूनिट ये होगी। समझ गए? एक चीज़ तो ये होगी कि एप्सिलॉन आर क्या है? विमाहीन, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसकी यूनिट ये होगी। दूसरी बात, जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, ठीक, वो 1 से तो क्या होगी? बड़ी। 1 से क्या होगी? बड़ी। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी, है ना। और वो एप्सिलॉन की वैल्यू अनंत से क्या होगी? छोटी। मतलब मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या है? 1, और मैक्सिमम वैल्यू है वो है इनफाइनाइट, है ना। तो एप्सिलॉन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 1 होगी निर्वात के लिए, एप्सिलॉन आर की, एप्सिलॉन आर की बात कर रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन आर की। तो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो 1 होगी, 1 से छोटी नहीं होगी, है ना। और सबसे बड़ी होगी एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 0.6 0.1 -2 इस प्रकार लिखा आ जाए, तो ये सारी वैल्यू गलत है। सारी वैल्यू क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू जो 1 से बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। 1 से बड़ी, 1 से 2, 1.2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस प्रकार बड़ी होगी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन, इनफाइनाइट। ठीक है। तो इस प्रकार आपने एप्सिलॉन आर को डिफाइन किया है, समझ के। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला? एक तो कूलाम बल के बारे में हमने चर्चा की। कूलाम बल, यदि आवेशों का मान बढ़ाएं तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएं तो बल कम होगा। दूसरा, माध्यम चेंज करने पर भी क्या होगा? बल का मान कम होगा, है ना। अगर अपन कांच की बात करें और जल की बात करें तो कांच की तुलना में जल का बल और कम हो जाता है। और ये किससे तुलना कर रहे हैं अपन? सब पहले एक निर्वात से। किससे तुलना कर रहे हैं? सारी चीज़ों को निर्वात से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो निर्वात की तुलना करने पर इसके बारे में हमने पढ़ा, पराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में, ठीक है। तो ये होता है कूलाम का नियम और अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। इसको एक बार और रिवाइज करना, आप समझना है इसको, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।